बिल्कुल। अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदों, कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है मुझे जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। भैया चैट्स थोड़ी सी जूम कर दीजिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है एवरीवन? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग भी एकदम मजे में हो और माइटोसिस बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया है, कल की डीपीपी भी आपने सॉल्व कर ली है। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? चलिए ग्रेट, क्या बात है। तो आइए आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 पर आ गए हैं। आज की क्लास बहुत मजेदार होगी, बहुत सिंपल, बहुत इजी सी क्लास होगी। आज हम मियोसिस को स्टार्ट करेंगे, बट मियोसिस को शुरू करने के पहले मैं दो छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो एनसीईआरटी में नहीं है, बट बहुत पहले इन पे क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो आई होप, भैया चैट जूम कर दीजिए। आई होप आप लोग सब स्टूडेंट्स एमसीडी लिस्ट डेली बना रहे हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे एमसीडी लिस्ट रेगुलरली टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर भेजते हैं। मैं देखती सबकी हूं, हालांकि सबको आंसर रोज नहीं कर पाती हूं। आपको भेजना है मुझे, और ये भी रोज लिखकर भेजना है कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है वर्क। आई होप आप लोग सब आई एक्सरसाइजेस रेगुलर कर रहे हैं और क्लास कंप्लीट होने के बाद में 1-1.5 आवर्स बिल्कुल मोबाइल का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सब कर रहे हैं। कल टेस्ट का एनालिसिस करना सिखाया था, तो अब से जब भी टेस्ट होगा तो उसका एनालिसिस भी आप लोग मुझे भेजेंगे। जिसे जागृति डायरी एमसीडी लिस्ट नहीं बनानी आती है वो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेकंड लेक्चर देख लेना, वहां स्टार्टिंग में मैंने बनाना सिखाई है। और कल वाली क्लास में मैंने आपको टेस्ट एनालिसिस करना सिखाया है। ठीक है, आई एक्सरसाइजेस मैंने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर 4 में सिखाई है स्टार्टिंग में, तो वो देख लेना जो भी बच्चों ने नया ज्वाइन किया है। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। बिना आशीर्वाद, बिना स्माइल, बिना खुशी, बिना पॉजिटिविटी के तो अपनी कोई क्लास शुरू होती नहीं है। तो चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आइए आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। अच्छा, नेक एक्सरसाइजेस बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं, तो मैं डोंट वरी, मैं जल्दी आपको नेक एक्सरसाइजेस भी सिखा दूंगी। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माइटोसिस हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको मियोसिस पढ़ाऊंगी, पर मियोसिस के साथ मैं आपको दो छोटे छोटे टॉपिक्स भी पढ़ाऊंगी। एक ए माइटोसिस का हल्का सा आइडिया दूंगी और एक चेक पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल, इसकी भी थोड़ी सी बात करेंगे, चेक पॉइंट। चलिए, तो पहले छोटे छोटे से टॉपिक्स पढ़ लेते हैं और फिर मजेदार मियोसिस पर आएंगे, मजेदार मियोसिस पे। तो प्लीज सब लोग हेडिंग डालिएगा ए माइटोसिस, ए माइटोसिस। और जिससे पहले आप लोग लड़ी झड़ी लगाएं, मैं खुद ही लिख देती हूं, दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एनसीईआरटी, हल्का सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे दो वर्ड्स हैं, एक ए का क्या मतलब होता है? एब्सेंट, एब्सेंट। और माइटोज वर्ड का मतलब होता है बेटा थ्रेड, धागा। यहां धागे से क्या मतलब है? स्पिंडल फाइबर, वो जो धागा है। हम जब माइटोसिस पढ़ा था तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि कौन से वाले फेज के अंदर माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म हुआ था, जरा चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। तो हमने पढ़ा था कि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं और वो आकर फिर काइनेटोकोर से अटैच होते हैं और उसी से फिर क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं। पर यहां पर कोई स्पिंडल नहीं बन रहा। स्पिंडल क्यों नहीं बन रहा? स्पिंडल इसीलिए नहीं बन रहा क्योंकि बेटा यहां पे क्रोमोसोम ही नहीं बनेंगे। क्रोमोसोम नहीं बनेंगे यानी क्रोमैटिन मोटा नहीं होगा। नहीं, गलत, कुछ लोग सही लिख रहे हैं, कुछ लोग गलत लिख रहे हैं। मेटाफेज में फॉर्म नहीं हुआ था, फॉर्म हुआ था प्रोफेज में। मेटाफेज में तो अटैच हुआ था वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से। ठीक है, क्लियर है? मेटा नहीं बेटा, प्रोफेज में फॉर्म हुआ था। तो यहां पर इस तरह के डिवीजन के अंदर ना तो क्रोमैटिन कंडेंस होगा, जब क्रोमैटिन कंडेंस नहीं होगा तो नेचुरली क्रोमोसोम भी नहीं बनेंगे, और जब क्रोमोसोम नहीं बनेंगे तो उन्हें अलग अलग करने के लिए कोई स्पिंडल की जरूरत नहीं होगी, तो इसीलिए यहां पर कोई स्पिंडल भी नहीं बनेगा। जबकि माइटोसिस, मियोसिस, इन दोनों में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। तो ना यहाँ पे क्रोमोसोम बनेंगे, ना यहाँ पे स्पिंडल बनेगा, ना यहाँ पे क्रोमैटिन कंडेंस होगा। तो आप कहोगे मैम फिर होगा क्या? फिर होगा क्या बेटा? ये एक बहुत पुराने तरीके का सेल डिवीजन है, बहुत पुराने तरीके का। क्या हो गया? ये आज कुछ क्लास गड़बड़ हो रही है क्या? मेरे सीरियस स्टूडेंट्स, बॉटनी अल्फा में अल्फा की क्लास चल रही है ना? कुछ दिक्कत हो रही है? कॉल रूपेश सर क्यों लिख रहे हैं आप लोग बेटा? सर की क्लास में लैग हो रहा है? ठीक है, मैं बोलती हूँ टीम को, एक मिनट। भैया रूपेश सर को एक बार कॉल करवाना, रूपेश सर है ना जो लेजेंड में लेते हैं, या तो बीएम को कॉल कर दो, उनकी क्लास में लैग हो रहा है, उनके वाले बच्चे बोल रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है, सर को कॉल करवा देना। मैंने बोल दिया है, सर को फोन पहुंच जाएगा अभी, जो बैच मैनेजर है उनको बोल दिया, डोंट वरी, ठीक है। मैं भी अभी सर को मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। चलो, तो क्रोमैटिन कंडेंस नहीं होगा, क्रोमोसोम नहीं बनेगा, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, तो फिर होगा क्या, आओ हम समझते हैं। सपोज करो कि ये एक सेल है, ठीक है, ये क्रोमैटिन है, यानी ये एक पेरेंट सेल है। अगर इसमें ए माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होना है, तो बेटा होता क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे खिंचता है, इसका न्यूक्लियस ऐसे खिंचता है, न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन होता है। कोई क्रोमोसोम नहीं बने हैं, न्यूक्लियर कंस्ट्रिक्शन। बोल दिया? अच्छा, सर की क्लास रीशेड्यूल है स्टूडेंट, आई थिंक सर की क्लास रीशेड्यूल हो गई है, तो डोंट वरी, सर दोबारा से आपकी क्लास टाइम पर ले लेंगे। कुछ हो सकता है टेक्निकल इशू आया होगा, आई एम वेरी श्योर, इसीलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो जो बेटा लेजेंड वाले बच्चे हैं वो कृपया करके यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो, इतनी देर में अपना कुछ पुराना रिवाइज कर लो, क्योंकि सर कुछ और पढ़ा रहे होंगे, मैं कुछ और बता रही हूँ, तो आप प्लीज अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। एक टीचर को फॉलो करो, उनको पूरा फॉलो करो, दिल से फॉलो करो, प्रेम से फॉलो करो। तो सर ने आपकी क्लास रीशेड्यूल करवाई है, सर तब ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो बेटा, अपना उतनी देर में फिजिक्स केमिस्ट्री या सर का ही कुछ पुराना पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए, ठीक है। चल, तो न्यूक्लियस में कंस्ट्रिक्शन होगा, यानी न्यूक्लियस खिंचेगा, न्यूक्लियस खिंचेगा तो ऐसा न्यूक्लियस होने लग जाएगा, अभी भी क्रोमैटिन ही है, ऐसा लग रहा है जैसे डंबल्स हो, तो इसमें बेटा डंबल शेप का न्यूक्लियस दिखता है, डंबल शेप्ड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब नहीं होगी, न्यूक्लियर एनवेलप डू नॉट डिसअपियर, होना भी चाहिए ना भाई। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों गायब होती थी, क्योंकि स्पिंडल को क्रोमोसोम से अटैच होना था, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब की थी। अब जब स्पिंडल ही नहीं बनना, क्रोमोसोम ही नहीं बनना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहां पर पेरेंट सेल में सबसे पहले न्यूक्लियस ऐसे खिंचता है, और ये जो प्रेशर पड़ता है, इस प्रेशर के कारण अब साइटोप्लाज्म भी खिंचने लग जाता है, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन होता है, साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन। सिर्फ प्रेशर पड़ रहा है, उसके कारण से ये खिंचाव हो रहा है, पुल हो रहा है, यानी थोड़ी देर बाद यही सेल आपको ऐसा दिखेगा, ये सब आपस में खिंच रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी गायब नहीं हुई है, ठीक है बेटा। कोई बात नहीं है, सर ने नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं है बेटा, ये बहुत पुराना टॉपिक है, हर टीचर का थोड़ा थोड़ा इंस्टिंक्ट अलग होता है। मैं एक हल्का सा आइडिया इसका देती हूँ, आप प्लीज लेजेंड बैच वाले बच्चे यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। मैं बार बार बोलूंगी, सारे टीचर्स बेस्ट हैं, आप जिनसे पढ़ रहे हो उन्हीं को प्लीज फॉलो करो। इस समय जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री या बॉटनी का ही सर का कुछ पुराना रिवाइज कर लो, ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले न्यूक्लियस खिंचा, साइटोप्लाज्म खिंचा, और अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, अल्टीमेटली 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो इसे सिंपल लैंग्वेज में कैरियोकाइनेसिस कह देते हैं। यहां पे कोई प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और इसे सिंपल लैंग्वेज में साइटोकाइनेसिस कह देते हैं। यानी यहां पे पहले न्यूक्लियस खिंचा और फिर साइटोप्लाज्म खिंचा, यानी कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब इस तरह का डिवीजन कहां मिलता है, इस पर बहुत अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह का डिवीजन बैक्टीरिया में होता है, इस तरह का डिवीजन ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया में होता है, इस तरह का डिवीजन कुछ प्रोटिस्ट में भी होता है, जैसे पैरामीशियम, प्रोटिस्ट मालूम है ना, प्रोटिस्टा किंगडम जिसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आते हैं, पैरामीशियम में भी होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंसानों में भी होता है, हमारी बॉडी में भी जो कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स हैं, जब हम एम्ब्रियो होते हैं तो वो जो एमनियन कोरियन के सेल्स हैं वो भी इस तरीके से डिवाइड करते हैं, इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मेरे नादान परिंदों कि क्या ये आपको बाइनरी फिजन जैसा नहीं लग रहा? आप कहोगे मैम ये तो बाइनरी फिजन जैसा लग रहा है, बैक्टीरिया में भी तो यही होता है, 1 से 2 हो जाएंगे। हाँ, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होगा, बस वैसे ही जेनेटिक मटेरियल खिंचेगा, इतना समझ आ रहा है? जी हाँ, ये बाइनरी फिजन ही है, यानी ए माइटोसिस इज इक्वल टू बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन 2017 में इस पर PYQ आया है, अभी बताऊंगी। एक्चुअली पता है क्या होता है, बड़ा सिंपल है, 1 से 2 बन गए, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया, एक साइनोबैक्टीरिया से 2 साइनोबैक्टीरिया, एक पैरामीशियम से 2 पैरामीशियम, यानी रिप्रोडक्शन हो गया।
क्योंकि इनका एक सेल की ही बॉडी है, तो जब एक सेल से दो सेल बने यानी नेक्स्ट जनरेशन बन गई। तो बाइनरी फिजन जो है ये है इनके रिप्रोडक्शन का तरीका, इसे कहते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई पूछेगा कि बताओ बैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आप कहोगे बाइनरी फिजन से होता है, यानी एक पेरेंट से दो बच्चे बन जाते हैं। लेकिन कोई पूछेगा कि बाइनरी फिजन कैसे होता है, एक से दो कैसे बनते हैं, भाई एक से दो तो माइटोसिस से भी बनते हैं, पर यहां पर ए माइटोसिस के थ्रू एक से दो बनते हैं। तो दिस इज द मोड ऑफ सेल डिविजन। एक पेरेंट से दो डॉटर सेल तो माइटोसिस में भी बनते हैं, पर बैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन algae के अंदर मोस्टली जब एक पेरेंट से दो बच्चे बनते हैं तो वो ए माइटोसिस से बनते हैं, ए माइटोसिस से बनते हैं। क्योंकि यहां पे स्पिंडल नहीं बन रहा, क्रोमोसोम नहीं बन रहा, इसीलिए इसे डायरेक्ट सेल डिवीजन भी कह देते हैं, डायरेक्ट। जबकि माइटोसिस में, मियोसिस में पहले क्रोमैटिन गाढ़ा होगा, क्रोमोसोम बनेगा, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा, अटैच होगा, उन दोनों को इनडायरेक्ट कहते हैं। ये मैंने पहले भी लिखवाया था, इसे डायरेक्ट सेल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, आए, मजे आए। अब यहां पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ 2017, और वो क्वेश्चन ये था कि डीएनए रेप्लिकेशन in bacteria occurs in DNA replication in bacteria occurs in, उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था एस फेज। एनसीईआरटी में जो G1, S, G2 ये सब जो माइटोसिस, मियोसिस में होता है वो यूकैरियोट्स में होता है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया में ए माइटोसिस होता है यानी बाइनरी फिजन होता है। तो जब फिजन होना है उसके ठीक पहले डीएनए डबल हो जाता है और वो डबल वाला डीएनए फिर ऐसे खिंचता है, यानी इसका आंसर होगा प्रायर टू फिजन। फिजन के ठीक पहले डीएनए डबल होता है और ये इसका आंसर है, प्रायर टू फिजन। दिस वाज द आंसर। ठीक है, यस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चल अब आइए हम मियोसिस स्टार्ट करेंगे, प्रायर टू फिजन। उस समय फर्स्ट लेक्चर में आपको PYQ करवा दिया था, लेकिन उसकी डिटेल्स नहीं बताई थी कि ऐसा क्यों है। आज मैंने आपको वो भी बता दिया, 2017 का PYQ है। चलो, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये भी अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया है थोड़ा सा। अब अपन वापस अपनी एनसीईआरटी पर आ जाते हैं, फिर से अपन मियोसिस पर आ जाते हैं। तो आइए हेडिंग लिखिएगा प्लीज, मियोसिस। चेक पॉइंट्स बाद में। अब देखिए, हमने ये बात करी है कि माइटोसिस में वन पेरेंट से टू डॉटर सेल्स बनते हैं। ये दोनों डॉटर सेल पेरेंट की कार्बन कॉपी है, छापे हुए हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी। इसीलिए अगर कहीं पे सेल टूट जाएगा, इंजरी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, आपको सेम रिप्लेस करना है तो माइटोसिस होगा। फिर आखिर मियोसिस की क्या जरूरत है? मियोसिस में एक पेरेंट से चार बच्चे बनेंगे और वो चारों के अंदर क्रोमोसोम नंबर भी हाफ होगा और डीएनए का अमाउंट भी हाफ होगा। अब ये सब कुछ कैसे होगा, हम बड़े मजेदार तरीके से क्रिस्टल क्लियर करके धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, पर इसकी जरूरत क्या पड़ी आइए उसको अब हम समझते हैं। ध्यान से समझो। सपोज करो कि ये एक अडल्ट मेल है, हम इंसान की बात कर लेते हैं, हम ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन की। तो ह्यूमंस के अंदर आपको पता है 2n = 46 है, मतलब एक मेल, एक आदमी, उसकी बॉडी का हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स बनते हैं। तो जो स्पर्म बनाने वाला सेल है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन याद करो, स्पर्मेटोगोनिया, उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक इसी तरह से एक फीमेल है, इंसान, फीमेल, अडल्ट फीमेल, उसकी बॉडी का भी हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, क्योंकि जाइगोट में ही 46 थे, तो बॉडी के हर सेल में 46 है, नाक में, कान में, पेट में। तो जो oogonia है, ओवम, फीमेल गैमी बनाने वाले सेल, उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। अब मान लो ईश्वर ने माइटोसिस ही बनाया होता, तो जब गैमीट बनता, बेटा गैमीट बनने को अपन क्या बोलते हैं? गैमीटोजेनेसिस बोल सकते हैं, गैमीट फॉर्मेशन यानी गैमीटोजेनेसिस। मान लो माइटोसिस होता, मान लो, सपोज करो माइटोसिस होता, तो एक स्पर्मेटोगोनिया से दो स्पर्म बनते और एक oogonia से दो ओवम बनते, यानी एक पेरेंट सेल से दो गैमीट्स बनते। ठीक है, और वो जो गैमीट्स होते, सपोज ये स्पर्म है और ये ओवम है, इसके अंदर 2n = 46 होता, इसके अंदर भी 2n = 46 होता। ऐसा क्यों होता बेटा?
क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर, डीएनए अमाउंट सब कुछ सेम रहता है। तो जो स्पर्म बनता है यानी मेल गैमीट और जो ओवम बनता है यानी फीमेल गैमीट, वो भी 46 क्रोमोसोम्स होते। अब इनमें होता फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन तो होता ही होता है। तो जब बेटा इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता तो जो जाइगोट बनता, जाइगोट, उसके अंदर 46 क्रोमोसोम स्पर्म से आते, 46 क्रोमोसोम एग से आते, यानी टोटल उसके अंदर 92 क्रोमोसोम्स आते, 92। हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपी है, कल सिखाया था आपको, यहां भी हर क्रोमोसोम की दो दो कॉपी है, यानी टोटल हर क्रोमोसोम की चार चार कॉपी आती। क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी यहां से, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी यहां से, टोटल क्रोमोसोम 1 की 4 कॉपी। तो ये इंसान तो नहीं बनता, ये पता नहीं क्या बन जाता। अगर केवल माइटोसिस होता, अगर केवल माइटोसिस होता तो स्पर्म भी डिप्लॉइड बनते, तो जाइगोट टेट्राप्लॉइड बनता, जाइगोट में 92 क्रोमोसोम्स होते। लेकिन इंसान के अंदर, हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर प्रकृति ने फिक्स बनाया है, परिफिक्स तो होता ही नहीं। तो ये तो सारी गड़बड़ हो जाती। तो ये बात इस बात को प्रूव करती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नेचर ने क्या सोचा? नेचर ने ये कहा कि अगर आप ये चाहते हो, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये लड़का लड़की जो भी बने, इसके पास भी उतने ही क्रोमोसोम्स हो जितने इसके मम्मी पापा के पास थे। तो इन दोनों के अंदर आधे आधे क्रोमोसोम्स आने चाहिए, इन दोनों के अंदर आधे आधे क्रोमोसोम्स आने चाहिए। यानी कोई ऐसा सेल डिवीजन होना चाहिए जिसके कारण क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यानी मेरे प्यारे नादान परिंदों, क्रोमोसोम नंबर हाफ करने के लिए कौन जिम्मेदार है? मियोसिस जिम्मेदार है। तो आइए हम यहां पर इस बात को लिखते हैं, आप नेक्स्ट पेज पे भी लिख सकते हो कि मियोसिस जो है, दिस इज रिजल्टिंग इन, मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज। मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, क्रोमोसोम 1 की एक ही कॉपी आएगी गैमीट के अंदर, क्रोमोसोम 2 की एक ही कॉपी आएगी, दो दो कॉपी नहीं आएगी, एक एक कॉपी आएगी। तो मियोसिस प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्टेज। कैसे? बाय रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। हम सब सीखेंगे, हम सब सीखेंगे कैसे होगा। तो क्रोमोसोम नंबर आधा करना है जिससे कि हैप्लॉइड स्टेज आ सके, वो काम मियोसिस करेगा। और वापस से दोबारा से डिप्लॉइड कंडीशन कौन लेकर आएगा? ये प्रोसेस जो फर्टिलाइजेशन है, इट रीस्टोर डिप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉइड स्टेज। ऑफ कोर्स ये सब किसकी बात है? इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग का मतलब होता है जिसमें दो गैमीट्स हैं और आपस में फर्टिलाइज होगा तभी रिप्रोडक्शन होगा। तो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर हैप्लॉइड स्टेज मियोसिस के कारण आएगा, क्रोमोसोम नंबर आधा मियोसिस के कारण होगा, ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो तो वापस से डिप्लॉइड स्टेज लाई जा सके। इसे सेक्सुअली, अगर ए सेक्सुअली कर देंगे, ए सेक्सुअल का मतलब होता है एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन गए, एक ही पेरेंट से दो बच्चे बन गए, एक ही पेरेंट, वो ए सेक्सुअल होता है। पर यहां दो पेरेंट है, दो गैमीट्स हैं, उनका फर्टिलाइजेशन है, ये सेक्सुअल में होता है। बिल्कुल बेटा, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी है कि मियोसिस हैप्लॉइड स्टेज प्रोड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि वो क्रोमोसोम नंबर को आधा कर देता है। ठीक है, अभी सब धीरे धीरे और समझ में आएगा, अभी सब समझ में आएगा। तो ये इतना क्लियर हो गया। यानी अगर कोई पूछे कि मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, आइए अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस क्यों जरूरी है प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर, तो आप एक रीजन क्या बोल सकते हो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम नंबर फिक्स रखना, रिटेन रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो मियोसिस के कारण है। अगर मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता, तो अगली जनरेशन में 92 क्रोमोसोम होते, फिर अगली में उसके डबल, फिर उसके डबल, यानी इंसान का बच्चा इंसान नहीं पता नहीं क्या बनता, फिर उसका बच्चा पता नहीं क्या बनता, स्पीशीज बदलती जाती। यानी हम कह सकते हैं कि मियोसिस का पहला इंपॉर्टेंस है, इट हेल्प्स टू रिटेन क्रोमोसोम नंबर
It helps to retain chromosome number constant in a species, पीढ़ी दर पीढ़ी, generation after generation, in a sexually reproducing organism, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो फिक्स है जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक स्पीशीज में, वो मियोसिस के कारण ही पॉसिबल है। रिटेन क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट इन अ स्पीशीज। मजे आ गए? चल अब सेकंड पॉइंट, मैं आज की क्लास में आपको पढ़ाऊंगी कि हम अपने पेरेंट्स से अलग हैं, हम पेरेंट्स की कार्बन कॉपी नहीं है, और ये जरूरी है। वेरिएशन जरूरी है, बदलाव जरूरी है, डिफरेंसेस जरूरी है। बाय दे आर नेसेसरी। भाई समय बदल रहा है, हमारा एनवायरनमेंट बदल रहा है, हमारे आसपास का नेचर बदल रहा है, तो हमारे अंदर भी बदलाव आना चाहिए। आज से 500 साल पहले जिस तरह का टेम्परेचर, पीएच, वेदर कंडीशंस थी, वो आज नहीं है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, वो ऑर्गेनिजम्स नेचर सिलेक्ट करेगी, सर्वाइव कर पाएंगे जो गर्मी सहन कर सकते हैं। जो ठंड को टॉलरेट करने वाले वो मरते जाएंगे। यानी जैसे जैसे बदलाव आ रहा है नेचर में, प्रकृति में, वैसे वैसे हमारे अंदर भी चेंज आना चाहिए। यही तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसे जैसे आपकी लाइफ बदल रही है, आपको भी बदलना है। कड़क रिजिड कभी नहीं रहना है जीवन में। वही सक्सेसफुल होता है जो फ्लेक्सिबल होता है। हाँ, अपने सिद्धांत, अपने प्रिंसिपल्स होने चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे आज लेजेंड की क्लास नहीं चल पाई है, तो बच्चों को बजाय रिजिड होने के चुपचाप से अपनी कुछ और पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो, और सर ने जब रीशेड्यूल कराए तब क्लास कर लो। इट इज वेरी सिंपल। तो बदलाव, इवोल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है चेंजेस आना। माइटोसिस में जब 1 से 2 डॉटर सेल बनते हैं, वो कार्बन कॉपी बनते हैं, कार्बन कॉपी। यहां कार्बन कॉपी नहीं बनना चाहिए, यहां चेंजेस आने चाहिए। सो इट परमिट्स वेरिएशन। कैसे, मैं अभी सब सिखाऊंगी आपको। इट परमिट्स वेरिएशन, और ये वेरिएशन जरूरी है, नेसेसरी फॉर इवोल्यूशन। भाई एक बात समझो, मान लो समय के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर हम बिल्कुल अपने पूर्वज जैसे होते, मान लो हमारे पूर्वज 40 डिग्री के ऊपर जिंदा ही नहीं रह सकते, और मान लो माइटोसिस ही होता, और मान लो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 45 डिग्री हो जाता, तो हम तो मर जाते, हमारी तो स्पीशीज ही लुप्त हो जाती, गायब हो जाती, खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर चेंज आ रहा है। तो कुछ कुछ ह्यूमन में ऐसा भी वेरिएशन आएगा कि वो 45-46 डिग्री झेल पा रहे होंगे, और इसीलिए हमारी स्पीशीज आज भी है। तो ये एक मेजर फंडा है, राइट। सो इट परमिट्स वेरिएशंस, और वेरिएशन जरूरी है विकास, एवोल्यूशन के लिए। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। अब मियोसिस में 1 पेरेंट से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। बेटा वॉइस सबको क्लियर है? वॉइस सबको क्लियर है क्या? प्लीज एक बार बता दीजिए। मियोसिस में 1 पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 डॉटर सेल्स। ठीक है, ये जो पेरेंट सेल है इसमें मियोसिस हो रहा है, मियोसिस, इसीलिए इसे मियोसाइट कहते हैं। साइट का मतलब सेल, ऐसा सेल जिसमें मियोसिस होगा उसे मियोसाइट कहेंगे। अगर मान लो यहां पर 2C DNA है, मान लो पेरेंट के अंदर, और मान लो कि यहां पे 2N क्रोमोसोम्स हैं, मतलब हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है, हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है, मान लीजिए हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है। तो जब ये चारों बच्चे बनेंगे, ये चारों डॉटर सेल्स बनेंगे, तो अगर माइटोसिस होता तो 1 से 2 बनते, मियोसिस है तो 1 से 4 बनेंगे। अगर माइटोसिस होता तो दोनों के अंदर सेम ऐसा ही कहानी होती, पर यहां पे आधा आधा हो जाएगा, डीएनए आधा पहुंचेगा और क्रोमोसोम नंबर भी आधे हो जाएंगे। हर क्रोमोसोम की 1-1 कॉपी पहुंचेगी। वही मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। जल्दी से इस लाइन को नोट कर लो, जल्दी से इस लाइन को नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक वर्ड क्लियर करेंगे अपन, करिए। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, हैप्लॉइड स्टेज आएगी। यानी हम कह सकते हैं कि वी कम अक्रॉस मियोसिस। हमें मियोसिस कब देखने को मिलेगा? देखो, जब हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है तब मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा। जब कहीं चोट लग रही है तब मियोसिस नहीं माइटोसिस होगा। लेकिन जब गैमीट्स बन रहे हैं तब मियोसिस होगा। तो वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। जब गैमीट फॉर्मेशन होगा इन प्लांट्स एंड एनिमल्स,
पेड़ों में, जानवरों में जब गैमीट्स बनेंगे तब हमें मियोसिस देखने को मिलता है। एनसीईआरटी की लाइन है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में जब गैमीट फॉर्मेशन होगा तब हमें मियोसिस देखने को मिलेगा, और मैंने अभी आपको ये बात दिखाई भी थी, प्रूफ भी की थी। ठीक है, चलिए, हो गया, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मियोसिस जो है वो 2 पार्ट्स में होता है, 2 पार्ट्स में। भैया वॉइस बहुत लो बोल रहे हैं बच्चे, और लैग भी बोल रहे हैं, एक बार देखिएगा। वॉइस ओल्ड मूवीज जैसी आ रही है। वॉइस लो आ रही है क्या स्टूडेंट्स? अगर लो आ रही है तो एक बार यस कर दीजिए, और अगर लो नहीं आ रही है तो नो लिख दीजिए। असली वाले स्टूडेंट्स है ना, असली वाले स्टूडेंट सारे एक बार मैसेज कर दो, क्योंकि स्पैमर्स तो मस्ती करते ही हैं। है वॉइस इशू है? अच्छा, चल, मैनेजेबल तो है, अपन क्लास तो कंटिन्यू करें। चल, अब देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है मियोसिस के अंदर, एक्चुअली क्या होता है समझना। आओ एक नया पेज ले लो, सब लोग एक न्यू पेज ले लो। सपोज करो एक पेरेंट सेल है, एक पेरेंट सेल है सपोज, ठीक है। ये पेरेंट सेल जो है, अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर 2C डीएनए है, और अपन मान लेते हैं कि इसके अंदर 2n = 4 क्रोमोसोम, ठीक है। सबसे पहले इसमें इंटरफेज होगा। भाई माइटोसिस में भी पहले G1S G2 हुआ था, तो यहां पर भी G1S और G2 होगा। S के अंदर डीएनए डबल होगा, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेट का क्या मतलब है? डीएनए रेप्लिकेट का क्या मतलब है कि अगर पहले ऐसा बनता क्रोमोसोम तो अब ऐसा बनेगा, ठीक है। इसे अपन ने एक और वर्ड कहा था, इसे अपन ने क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन भी कहा था। याद आ रहा है सबको? जो बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस, उन्हें जरूर याद आ रहा होगा। हमने बात की थी कि एस फेज के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए डबल हो जाता है। क्रोमोसोम सेम क्यों है? क्योंकि 1 क्रोमैटिड की जगह 2 क्रोमैटिड बनेंगे। इतना सबको क्लियर है? ये सब इस एस फेज में होगा, एस फेज में। और ये पूरा क्या है बेटा? इंटरफेज है। ये पूरा एक्चुअली क्या है? इंटरफेज है, इंटरफेज पूरा है, इंटरफेज G1S G2, ठीक है। तो नॉर्मल माइटोसिस की तरह मियोसिस में भी जब एक पेरेंट सेल है उसमें पहले G1 आया, S आया, S में डीएनए डबल हुआ, और फिर G2 आया। G1 G2 में वही सब कुछ होगा, S में वही सब कुछ होगा जो माइटोसिस में हो रहा है। अब ये एंटर करेगा मियोसिस 1 में। आप कहोगे मैम मियोसिस 1 का क्या मतलब है? बेटा एक बात समझो, कभी भी जब सेल डिवाइड करता है तो एक साथ एक सेल से 4 नहीं बनते, एक सेल से 2 ही बनते हैं। तो मियोसिस 1 के बाद में फर्स्ट पार्ट ऐसा समझो, एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल बनेंगे, फिर उन दोनों के अंदर मियोसिस 2 होगा, सेकेंड पार्ट होगा। तो इस एक से भी 2 बन जाएंगे, इस एक से भी 2 बन जाएंगे, इसीलिए हम बोलेंगे कि टोटल 4 बन रहे हैं। पर पहले 1 से 2 बनेगा, फिर 2 से 4 बनेगा। तो मियोसिस 1 के अंदर पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगा, यानी कैरियोकाइनेसिस 1 होगा। हमने यही तो कहा था कि मियोसिस माइटोसिस में भी एम फेज आया, एम फेज में पहले कैरियोकाइनेसिस हुआ। अच्छा, कैरियोकाइनेसिस में भी पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा। इनमें क्या क्या होगा, ये कैसे डिफरेंट है, वो सारी बात अपन करेंगे। यानी पहले न्यूक्लियस डिवाइड करा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, यानी अब होगा साइटोकाइनेसिस। और मैं इन सबको 1 लिख दूंगी क्योंकि ये 2 बार होगा, तो मैं इन सबके आगे 1 लगा दूंगी, 1 1। तो 1 पेरेंट सब आएगा, धीरे धीरे पेशेंस रखो। तो 1 पेरेंट सेल G1 में गया, S में गया, डीएनए डबल हुआ, G2 में गया, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, 2 न्यूक्लियस हो गए। अब साइटोकाइनेसिस 1, तो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, इससे बन गए 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल। बेटा ये जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं इन्हें कहते हैं डायाड ऑफ सेल्स, डायाड ऑफ सेल्स। ये बाइवेलेंट वगैरह से कंफ्यूज मत होना, 2 डॉटर है, 2 इसीलिए डायाड बोल दिया, 2 मतलब डायाड बोल दिया, 2 डॉटर सेल्स। सपोज एक ये है और एक ये है,
तो वन पेरेंट से टू डॉटर सेल्स बन गए, दोनों के न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, दोनों का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, पूरा सेल डिवाइड हो गया। इसके अंदर यहां पर डीएनए 4C था, देखो यहां 2C है, यहां 4C हुआ, तो उसमें से 2C इधर चला गया, 2C इधर चला गया, यानी डीएनए बिल्कुल पेरेंट जितना आ गया। लेकिन कुछ ऐसा स्पेशल होगा, स्पेशल मैं सिखाऊंगी कि क्रोमोसोम नंबर आधा ही आएगा। यहां पे ध्यान से देखो, यहां क्रोमोसोम 4 थे, क्रोमोसोम 1 की 2 कॉपी, क्रोमोसोम 2 की 2 कॉपी, पर यहां पर क्रोमोसोम 1 की 1 कॉपी, क्रोमोसोम 2 की भी 1 कॉपी, और इस वाले में क्रोमोसोम 1 की दूसरी कॉपी और क्रोमोसोम 2 की भी दूसरी कॉपी, यानी दोनों के अंदर आप देख सकते हो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया है। और इसीलिए मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि मियोसिस 1 के बाद दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, ये जो दोनों डॉटर सेल्स हैं, अब इनमें आगे फिर से न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसका भी, और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड करेगा, इसका भी न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, इसका भी साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, इससे भी 2 सेल्स बनेंगे, इससे भी 2 सेल्स बनेंगे, यानी ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं इनमें होगा फिर से एक और डिवीजन, तो उसे कहेंगे मियोसिस 2। मियोसिस 2, पहला हुआ मियोसिस 1, तो दूसरा हो गया मियोसिस 2। इसमें भी पहले न्यूक्लियस से डिवाइड करेगा, यानी वही कैरियोकाइनेसिस, लेकिन अब ये दूसरी बार डिवाइड कर रहा है तो 2 नाम दे दिया, दूसरी बार डिवाइड कर रहा है तो 2 नाम दे दिया। इसमें फिर वही होगा, पहले प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, मैं सब सिखाऊंगी धीरे धीरे, डोंट वरी, फिर एनाफेज आएगा, फिर टीलोफेज आएगा। पर क्योंकि ये सब पहले भी हो चुका है तो हम इन्हें 2 कह देंगे। 2 बार प्रोफेज, 2 बार मेटाफेज, 2 बार एनाफेज, 2 बार टीलोफेज, यानी 2 बार मियोसिस हो रहा है। फिर इसके बाद में न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद अब साइटोकाइनेसिस 2, अब इन दोनों के साइटोप्लाज्म फिर से डिवाइड करेगा। सब सिखाऊंगी, सब सिखाऊंगी, अभी जितना बता रही हूं बस उतना समझते चलो। और जब फिर से साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा तो इससे भी 2 डॉटर सेल, इससे भी 2 डॉटर सेल, यानी टोटल 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। इसे कहेंगे टेट्राड ऑफ सेल्स। उस टेट्राड से मत कंफ्यूज होना कि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आए, 4 क्रोमैटिड्स हैं तो टेट्राड बोला, वो क्रोमोसोम का टेट्राड है, ये तो केवल 4 सेल्स बन रहे हैं, इसीलिए नाम दे दिया है टेट्राड ऑफ सेल। सपोज करो ये बने 4 बच्चे, सपोज करो ये बने, जो क्रोमोसोम नंबर यहां आधा हुआ है वो आधा ही मेंटेन रहेगा, आधा ही मेंटेन रहेगा। क्रोमोसोम के मामले में अब और रिडक्शन नहीं होगा, बट डीएनए आधा हो जाएगा, यानी जो 2C डीएनए था वो C ही रह जाएगा। मैं सब सिखाऊंगी ये क्यों होगा, मैं सब सिखाऊंगी, मैं सब सिखाऊंगी धीरे धीरे। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो तो आपको पता है, जब मैंने माइटोसिस पढ़ाया था मैंने आपसे कहा था 1 पेरेंट से 2 डॉटर सेल बनते हैं, दोनों के अंदर डीएनए भी पेरेंट के इक्वल है, क्रोमोसोम नंबर भी पेरेंट के इक्वल है, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। पर इक्वेशनल इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम है। यहां क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहा है इसीलिए इसे रिडक्शनल डिवीजन कहा है। यहां जो हाफ है वो हाफ का हाफ मेंटेन्ड है, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन कह देंगे। तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, मियोसिस 2 के बाद और हाफ नहीं होता, हाफ का हाफ मेंटेन रहता है। हाँ, डीएनए आधा हो जाता है। यानी हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर मियोसिस 1, आफ्टर मियोसिस 1 क्रोमोसोम नंबर हाफ, हाफ, हाफ। आफ्टर मियोसिस 2 क्रोमोसोम जो आधा है वो तो आधा ही है, पर अब डीएनए भी हाफ हो गया, डीएनए अमाउंट बिकम्स हाफ, हाफ। यानी अगर मैं टोटल बात करूं, आप बोलो मैम कंफ्यूज मत करो यार, 1 बार 2 बार नहीं, आप तो मुझे ये बता दो जब मियोसिस हुआ तो कितने बच्चे बने, तो मैं बोलूंगी बेटा 1 से 4 बने। अच्छा मैम, उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर पेरेंट की तुलना में हाफ है, डीएनए अमाउंट पेरेंट की तुलना में हाफ है। यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं
मैं ये अलग अलग ना बोलूं, मैं तो बस इतना पूछूं, बताओ मियोसिस के बाद क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? क्रोमोसोम नंबर एंड डीएनए बोथ। हाँ, ये किससे तुलना कर रहे हो? एज पेरेंट सेल। सारी कंपैरिजन पेरेंट सेल से करते हैं। तो बेटा मियोसिस जब भी होगा टू पार्ट्स में ही होगा। पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा, मियोसिस 2 के बाद डीएनए हाफ होगा। यानी फाइनली हम कह सकते हैं कि मियोसिस के बाद दोनों चीजें आधी आधी हो जाती हैं। ठीक है, यानी क्योंकि यहां क्रोमोसोम नंबर हाफ हुआ है तो हमने इसे कहा रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन पर्टिकुलरली कौन सा वाला मियोसिस, 1 या 2? किसके बाद क्रोमोसोम आधे हो रहे हैं? 1 के बाद। मैं सिखाऊंगी कैसे। तो ये हो गया रिडक्शनल डिवीजन। अच्छा, ये क्या हो गया? इसके बाद और हाफ नहीं हो रहा, क्रोमोसोम नंबर जितने हैं हाफ के हाफ ही उतने ही रह रहे हैं, तो ये हो गया इक्वेशनल डिवीजन। पर मैं आपसे बोलूं यार ये सब कंफ्यूजन मत करो, आप तो मुझे ये बता दो कि फाइनली मियोसिस को क्या कहोगे, रिडक्शनल या इक्वेशनल? तो आप क्या बोलोगे? बोला मैम देखो फाइनली तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो रहा है, यही हो गया है, पर मैं तो फाइनली बात कर रही हूं हाफ हो गया है। और अगर हाफ हो गया है तो नेचुरली ओवरऑल बात अगर हम करें, ओवरऑल बात, तो मियोसिस को क्या कह दोगे बेटा? रिडक्शनल डिवीजन। तो माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन। पर मियोसिस के अंदर भी मियोसिस 1 होता है रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस 2 होता है इक्वेशनल डिवीजन। ओवरऑल मिला के रिडक्शनल। क्या ये सबको समझ में आ गया? तो जल्दी से मुझे बेटा यस या थम्स अप दे दीजिए। कम ऑन एवरीवन, क्या ये सबको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया? डन है इतनी बात अपनी? डन है? यानी मैं क्या बोलूं, समझो ध्यान से। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि मियोसिस 2 साइकिल्स में हो रहा है, एक के बाद एक सीक्वेंस में हो रहा है। न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड कर रहा है? बोलो, न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड कर रहा है? एक बार यहां डिवाइड कर रहा है, एक बार यहां डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सेल कितनी बार डिवाइड कर रहा है? कुल मिलाकर 1 से 2 यहां भी डिवीजन हो रहा है और 2 से 4 यहां भी डिवीजन हो रहा है। यानी कितनी बार न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है? 2 टाइम्स। कितनी बार सेल पूरा साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है? 2 टाइम्स। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 पार्ट्स हैं इसके, 2 सीक्वेंस में है, एक के बाद एक, तभी मियोसिस कंप्लीट होगा। 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स और 2 बार सीक्वेंस में न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है और 2 बार सीक्वेंस में एक के बाद एक सेल डिवीजन हो रहा है। सेल पूरा का पूरा 2 बार डिवाइड कर रहा है, मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस 2 के बाद, और न्यूक्लियस भी 2 बार डिवाइड कर रहा है। क्या ये सबको क्रिस्टल क्लियर है? बिल्कुल। 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स हैं, 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन है, 2 बार सेल डिवीजन है। अब बड़ा ध्यान से सुनो, देखो जब एक बार 1 पेरेंट से 2 डॉटर सेल्स बने, अब मुझे इनसे 4 बनाने हैं, तो मुझे इनके अंदर भी तो सब कुछ डबल करना पड़ेगा ना। मुझे इनके अंदर भी तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्मिड डबल करने पड़ेंगे ताकि जब इसके 2 बच्चे बने तो उनको बराबर बराबर मिले। ये तो करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म, एटीपी, सब कुछ बनाना पड़ेगा। यानी यहां पर भी G1S G2 होना चाहिए, पर यहां S नहीं होता। S नहीं होता बेटा, यहां पर G1 होता है, G2 होता है, पर डीएनए डबल नहीं होता। G1 होता है, G2 होता है, बहुत छोटा सा, थोड़ी सी देर के लिए सब कुछ डबल होता है, पर डीएनए डबल नहीं होता। सेंट्रोसोम भी डबल होगा, सब कुछ डबल होगा, क्योंकि दोबारा से सेल को डिवाइड करवाना है, पर डीएनए डबल नहीं होता। पता है, डीएनए डबल नहीं होता, तभी तो यहां डीएनए आधा आधा हो जाता है। बड़ी मजेदार बात, यहां पे 2C का 4C हो गया, तभी तो 2C पेरेंट के जितना मिला, पर और मल्टीप्लाई नहीं हुआ, डबल नहीं हुआ। इसीलिए तो 2C से आधा आधा CC हो गया, इस 2C से भी आधा आधा यानी CC हो गया। तो नो डीएनए रेप्लिकेशन। यानी डीएनए कितनी बार रेप्लिकेट हुआ है? केवल एक बार। डीएनए कितनी बार रेप्लिकेट हुआ है? केवल एक बार। यहां पे G1 होता है, G2 होता है, लेकिन डीएनए सिर्फ एक बार डबल होता है। यानी 2 बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 2 बार सेल डिवाइड करेगा, बट डीएनए रेप्लिकेशन occurs only once
डीएनए केवल एक बार रेप्लिकेट करेगा और इस पे कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं। डीएनए केवल एक बार डबल होगा, केवल एक बार, ठीक है, डन है। अब देखो, अगर ये बिल्कुल नॉर्मल होता G1S G2 डीएनए डबल सब कुछ, तो मैं इसे इंटरफेस कह देती इसकी तरह, पर ये थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं इंटरफेस नहीं कह सकती, तो इसे कहते हैं बेटा इंटरकाइनेसिस, इसे कहते हैं इंटरकाइनेसिस। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में होती है इंटरकाइनेसिस। तो पहले होती है इंटरफेस, फिर मियोसिस 1, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर मियोसिस 2। ये टोटल मियोसिस है। अच्छा जरा सोच के बताओ, इंटरकाइनेसिस कम देर की होगी या ज्यादा देर की? सोचो 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 सोचो। भाई इंटरकाइनेसिस में डीएनए तो डबल होना ही नहीं है, और डीएनए डबल होने में तो काफी टाइम लगता है, यानी कंपैरेटिवली ये है शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड, यानी कम टाइम लेगा। इंटरफेस के कंपैरिजन में इंटरकाइनेसिस में कम टाइम लगता है। शॉर्ट, यस, वेरी गुड, क्या बात है। अब हमें क्या करना है, हम पहले मियोसिस 1 पढ़ेंगे, फिर हम मियोसिस 2 पढ़ेंगे। मियोसिस 2 तो बिल्कुल माइटोसिस जैसा है, सेम टू सेम माइटोसिस जैसा, तो मेरे लिए बहुत इजी होगा। मैं आपको बोलूंगी भी कि कल माइटोसिस रिवाइज करके आना। मुझे मेन मियोसिस 1 पढ़ाना है। आज हम प्रोफेज 1 पढ़ेंगे और फिर कल हम बाकी पार्ट पढ़ेंगे। कल, आज हम प्रोफेज 1 पढ़ेंगे। तो मियोसिस 1 के अंदर आइए हेडिंग डालते हैं प्रोफेज 1, मियोसिस 1, और इसमें भी हेडिंग डालो प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 मतलब पहले है कैरियोकाइनेसिस 1, कैरियोकाइनेसिस 1, उसके अंदर है प्रोफेज 1। मियोसिस 1 में दो पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस 1, साइटोकाइनेसिस 1। हम पढ़ रहे हैं कैरियोकाइनेसिस 1, और कैरियोकाइनेसिस 1 के अंदर भी हम पढ़ रहे हैं प्रोफेज 1। प्रोफेज, अब प्रोफेज 1 काफी लंबी स्टेज है, इसे 5 सब स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, और यहां से धड़ल्ले से क्वेश्चंस आते हैं, भयंकर क्वेश्चंस आते हैं। यानी अगर आप इसे माइटोसिस के प्रोफेज से कंपेयर करोगे तो ये काफी कॉम्प्लेक्स भी है और काफी लंबी स्टेज भी है। यानी एनसीईआरटी की लाइन, इट इज लॉन्गर, लंबी है, ज्यादा देर है, और काफी कॉम्प्लेक्स है, मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अभी हम माइटोसिस से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो माइटोसिस का प्रोफेज है उसके कंपैरिजन में ये काफी लंबी भी है और काफी कॉम्प्लेक्स भी है। अब इसे डिवाइड करते हैं फर्दर, डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस, इनटू 5 सब फेजेस। सब स्टेजेस बोलो, सब फेजेस बोलो, एक ही बात। ये डिपेंड कर रहा है क्रोमोसोम बिहेवियर पर, ठीक है। ये 5 सब स्टेजेस जो हैं इनका आधार क्या है, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल बिहेवियर। ये अभी समझ में आएगा, ये अभी समझ में आएगा जब मैं पढ़ाऊंगी, ये वर्ड अभी समझाऊंगी। पर एनसीईआरटी की लाइन है कि क्रोमोसोम के बिहेवियर के अकॉर्डिंग इसे क्लासिफाई करते हैं 5 सब स्टेजेस में। अब मैं इस प्रोफेज 1 की 5 सब स्टेजेस लिख रही हूं, तो अगर मान लो मैं इसे 1 कर दूं, अगर मान लो मैं इसे 1 कर दूं, तो 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, तब जाकर पूरा प्रोफेज 1 खत्म होगा, ठीक है। अब बहुत इजी है, आइए मेरे साथ लिखिए लेप्टोटीन। पहली सब फेज है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, अभी हम सब पढ़ेंगे एक एक डिटेल में, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकनाइसिस, डाइकनाइसिस। अब आप इसे डाइकाइनेसिस भी बोल सकते हो, डाइकनाइसिस भी बोल सकते हो, इसे पैकाइटीन भी बोल सकते हो, पैकिटीन भी बोल सकते हो, वो थोड़ी थोड़ी भाषा सबकी अलग अलग हो सकती है, उच्चारण। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकनाइसिस। ये सीरियल ऑर्डर में आना चाहिए, इनका सीरियल ऑर्डर भी पूछते हैं। बड़ी फेमस ट्रिक है, मेरी बनाई हुई नहीं है, सदियों पुरानी है। लहराती जुल्फ पर दिल दीवाना, लहराती जुल्फ पर, जुल्फ पर दिल दीवाना, बिन सजना के माने ना, ये पगला है समझान इसको समझे ना। हाँ, लाओ जरा पानी दे दो, वो भी हो सकता है, जिससे भी याद करना।
ला जरा पानी दे दे, इज्जत देनी है तो लाओ जरा पानी दे दो, लता जरा पानी दे दो, लेट जेबरा प्ले ड्यूरिंग डे, जिसको जिससे याद रखना है याद रख लेना, पर याद रख लेना, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले लेप्टोटीन। चलो तो 1A लेप्टोटीन। लेप्टोटीन क्या मैं ये बोल सकती हूं कि लेप्टोटीन अर्ली प्रोफेज, अभी अभी प्रोफेज स्टार्ट हुआ है, तो दिस इज अर्ली प्रोफेज 1, अर्ली प्रोफेज 1। अब सुनो ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन चाहिए, सुनो। देखो हमने क्या कहा था माइटोसिस में, हमने कहा था माइटोसिस में 3 घटनाएं घटती हैं। नंबर 1, क्रोमैटिन कंडेंस करना शुरू करता है प्रोफेज के अंदर, काफी कंडेंस, प्रॉपर क्रोमोसोम बन जाते थे प्रोफेज में, हालांकि फुल्ली और मोटा, एकदम मोटा होता था मेटाफेज में, पर क्रोमोसोम दिखते थे प्रॉपरली प्रोफेज में। यहां पर भी लेप्टोटीन में क्रोमैटिन कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, पूरे लेप्टोटीन में काफी अच्छे खासे क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे, और फाइनल स्टेज तक लेट प्रोफेज यानी डाइकनाइसिस तक आते आते प्रॉपर क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। हर क्रोमोसोम में 2-2 सिस्टर क्रोमैटिड होंगे अटैच एट सेंट्रोमियर, वही जो नॉर्मल कंडीशन होती है। यानी यहां पर लिखो, इतना लिखो पहले, फिर मैं लिखवाती हूं, लिखिए। यानी यहां पे कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होता रहेगा, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन रहे हैं, वो लगातार हो रहा है, कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन, पूरे लेप्टोटीन में क्रोमैटिन मोटा होता रहेगा और क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होता रहेगा, होता रहेगा। यानी इसके पहले अगर आप G2 तक देखोगे तो आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, पर यहां आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे। सो क्रोमोसोम्स become visible इन लाइट माइक्रोस्कोप, इवन लाइट माइक्रोस्कोप में भी दिख जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक की भी जरूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्रोमोसोम्स become easily visible इन लाइट माइक्रोस्कोप। ये 2 पॉइंट एनसीईआरटी में लिखे हैं, एनसीईआरटी एक्चुअली पता है इसका क्या मतलब है? लेप्टो का मतलब होता है पतला, पतला, तो एक्चुअली लॉन्ग थिन स्लेंडर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स तो है पर अभी पूरे मोटे नहीं हुए हैं, हालांकि क्रोमोसोम जैसा दिखने जरूर लग जाता है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, ध्यान से बनाइए मेरे साथ। सपोज करो ये सेल है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपने को पता है फाइनली लेट प्रोफेज में जाके पूरी टूटती है, थोड़ी थोड़ी टूटना स्टार्ट हो गई है। तो यहां पे जब आप क्रोमोसोम को देखेंगे तो अभी मोटे मोटे क्रोमोसोम्स नहीं है। सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ये इसकी बहन भी है साथ में, ऐसे ही ये सपोज करो क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये इसकी बहन है, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम इसका, यानी क्रोमोसोम 1 की दूसरी कॉपी है, और ये सपोज करो क्रोमोसोम 2 की दूसरी कॉपी है। तो क्रोमोसोम जो है इसमें वो दिखने तो लग जाते हैं, इजीली दिखते हैं माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में, पर वो और कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे एक जगह से फूल निकल रहे हैं, इसीलिए बेटा इसे बुके स्टेज भी कहते हैं, कॉल्ड बुके स्टेज। ये 2 पॉइंट्स एनसीईआरटी के बाहर के हैं पर आने चाहिए। बुके स्टेज लेप्टोटीन को ही कहते हैं। ये यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप। और हमने क्या पढ़ा था कि प्रोफेज में सेंट्रोसोम जो डुप्लीकेट हो चुका है ऑलरेडी, एस फेज के अंदर वो ऑपोजिट पोल्स पर मूव करना शुरू कर देते हैं। बेटा समझो, फिर से समझो, ये जो 5 स्टेज हैं ये प्रोफेज ही है, प्रोफेज 1। तो लेप्टोटीन जब शुरू होगा यानी प्रोफेज 1 शुरू होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना शुरू होगी, और जब फाइनली डाइकनाइसिस आएगा तब तक आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी टूट जाएगी, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी सब गायब हो जाएगा। इसी तरह लेप्टोटीन से सेंट्रोसोम स्टार्ट्स मूविंग टू ऑपोजिट पोल्स, और फाइनल स्टेज डाइकनाइसिस यानी लेट प्रोफेज तक आते आते पूरे सेंट्रोसोम दोनों ऑपोजिट पोल्स पर आ जाएंगे और पूरा स्पिंडल बना देंगे। आ रहा है समझ में? चल लिख लिया सबने? चल अब आते हैं अपन सेकेंड स्टेज पर, विच इज जाइगोटी। अब इस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जाइगोटीन लव स्टोरी बनाने की स्टेज है। लव स्टोरी, लव स्टोरी मतलब जैसे सपोज करो ये सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी और टूट गई, थोड़ी और टूट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड तक आते आते पूरी टूट जाएगी, डाइकनाइसिस तक। जो सेंट्रोसोम है वो थोड़ा और दूर चला गया, पूरे ऑपोजिट पोल्स पर आना है।
अब यहाँ पे लव स्टोरी होगी, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। जी हाँ, मिस्टर अपनी मिसेस को ढूंढेंगे, ये शादीशुदा लव स्टोरी है, मिस्टर और मिसेस। समझो, अब मैंने आपको कल कंसेप्ट सिखाया था ये वाला, ये कंसेप्ट कल सिखाया था कि हमारे अंदर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, एक स्पर्म से आई है, एक एग से आई है जब हमारा जाइगोट बना था। तो जो स्पर्म से आई है उसे मिस्टर कह देती हूं, और जो एग से आई है ओवम से, उसे मिसेस कह देती हूं। तो क्रोमोसोम 1, मिस्टर क्रोमोसोम 1 अपनी मिसेस क्रोमोसोम 1 को ढूंढेंगे, मिस्टर क्रोमोसोम 2 अपनी मिसेस क्रोमोसोम 2 को ढूंढेंगे। तो जितने भी क्रोमोसोम के जोड़े हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो पास पास आएंगे। जी हाँ, ये एक मैच्योर लव स्टोरी है, ये शादीशुदा जोड़े की लव स्टोरी है। तो क्रोमोसोम अच्छे खासे कॉम्पैक्ट हो गए हैं। सपोज करो ये है फर्स्ट क्रोमोसोम मिस्टर, ये इसकी मिसेज, ये रही मिसेज, ऐसे ही ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 2 और ये इसकी मिसेज। मिस्टर और मिसेज पास पास आ जाते हैं, और जब ये पास पास आते हैं, इनके दिल आपस में मिलते हैं, इनके बीच में एक सीढ़ी बनती है, एक ब्रिज बनता है, इसे बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ये बन गया, इससे ये दोनों जुड़ गए, इधर भी बन गया, ये जुड़ गए, यानी बेटा यहाँ पे जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। कल की क्लास में सीखा था, इस पेयर को क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट कहते हैं। यानी जाइगोटीन के अंदर क्या हुआ है, लेटरल पेयरिंग ऑफ, बगल बगल में आ गए, लेटरल पेयरिंग ऑफ कौन आए हैं, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं उनके जोड़े बन गए हैं, कॉल्ड, ये जो पेयरिंग है बेटा इसे कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स, तो यहां पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हो गई है, यानी साइनैप्स हो गया है। और साइनैप्स किसकी हेल्प से हुआ है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। आप पूछोगे ये सीढ़ी किसकी बनी हुई है, ये बेटा इसमें थोड़ा सा आरएनए रहता है, डीएनए यानी न्यूक्लिक एसिड रहता है, और प्रोटीन्स रहते हैं, कुछ और प्रोटीन्स रहते हैं। यानी ये जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना है, ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना है, यानी न्यूक्लिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स का बना है। जैसे क्रोमैटिन का धागा भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। राइबोसोम क्या है, आरएनए यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो ऐसे इसमें भी कुछ न्यूक्लिक एसिड है, कुछ प्रोटीन है। यानी क्या मैं ये बोल सकती हूँ यहाँ पे जोड़े बन गए, यानी बाइवेलेंट फॉर्म। क्या मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पे टेट्राड बन गया, देखो एक क्रोमोसोम उसका जोड़ीदार क्रोमोसोम साथ साथ आ गए, बाइवेलेंट। इसमें भी 2 क्रोमैटिड्स है, बहने सिस्टर कार्बन कॉपी, इसमें भी 2 है, बहने सिस्टर कार्बन कॉपी, टोटल 4 क्रोमैटिड्स हैं, यानी इसे हमने कहा था टेट्राड। तो बाइवेलेंट और टेट्राड्स फॉर्म्ड, बन गए हैं, ये बिल्कुल बन गए हैं। पर अभी टेट्राड अच्छे से नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, अगली स्टेज में ये ऐसा हो जाएगा, तो प्रॉपरली 4 क्रोमैटिड्स दिखेंगे। अभी देखो मैंने ऐसा बनाया है, ये एक बहन है, ये इधर है मान लो ऐसा, तो अभी बाइवेलेंट तो दिख रहा है, टेट्राड इतना क्लियर नहीं दिख रहा। अब थोड़ी देर बाद ये ऐसे दिखेंगे, ऐसे, ऐसे। अभी भी 2 है, बाइवेलेंट है, अब इसे हम टेट्राड, टेट्राड तो यहां भी है, टेट्राड यहां भी है, बाइवेलेंट यहां भी है, बाइवेलेंट यहां भी है, पर यहां टेट्राड के रूप में ज्यादा क्लियर दिखेगा। यानी जो टेट्राड है, टेट्राड पर्टिकुलरली टेट्राड, एक सेकेंड ना, पर्टिकुलरली टेट्राड की बात कर रही हूं, दिस इज क्लियरली विजिबल, बन तो गया है इन पेकाइटीन, जो भी हम पढ़ेंगे इन पेकाइटीन। यानी बेटा देखो, अब आपको एक ट्रिक से सिखाती हूं, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। जाइगोटीन जेड है ना, ये लो उल्टा लिख दो, साइनैप्स। तो जाइगोटीन में क्या होता है, मेन साइनैप्स। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनैप्स। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनैप्स। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनैप्स। साइनैप्स का क्या मतलब है, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, उससे क्या होगा, बाइवेलेंट बनेगा, या कहो टेट्राड बनेगा। बाइवेलेंट क्योंकि 2 क्रोमोसोम्स हैं, टेट्राड क्योंकि 4 क्रोमैटिड्स हैं। बीच में कौन सी सीढ़ी बनेगी, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। मिस्टर ने अपनी मिसेस को ढूंढ लिया। चलिए अब पेकाइटीन, थर्ड स्टेज, पेकाइटीन, पेकाइटीन थर्ड स्टेज। ये पहली 2 स्टेजेस के कंपैरिजन में लंबी होती है, तो लॉन्गर देन लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन। लेप्टोटीन में तो बस थोड़ा सा क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो रहे थे, जाइगोटीन में केवल आकर आपस में साइनैप्स बना रहे थे,
पर पेकाइटिन में अभी बहुत कुछ होगा। अब पेकाइटिन में क्या होगा? सबसे पहले तो जो चारों जो जोड़ा है वो अभी भी है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स अभी भी है, पर वो जो क्रोमैटिड्स है वो बड़े क्लियर दिखेंगे। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो और टूट रही है, ये और टूट रही है, न्यूक्लियर एनवेलप और टूटता जा रहा है, सेंट्रोसोम और पोल्स की तरफ आते जा रहे हैं, और अब ये क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स बड़े क्लियर, जैसे एक ये क्रोमैटिड है, एक ये क्रोमैटिड, ये इसका जोड़ीदार है मिसेज, ये और ये इसी तरीके से, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये इसकी मिसेज है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनके बीच में ये सीढ़ी है, प्रेम का पुल है, वो अभी भी है, वो अभी भी है, यहां भी है, यानी 4 क्रोमैटिड्स बड़े अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, 4 क्रोमैटिड्स डिस्टिंक्टली विजिबल, मतलब एकदम क्लियरली विजिबल है, डिस्टिंक्टली विजिबल, क्लियरली विजिबल, और इसीलिए अब आप कहोगे कि टेट्राड क्लियरली दिख रहा है, टेट्राड क्लियरली विजिबल, टेट्राड क्लियरली, टेट्राड फॉर्म का होगा, बेटा बड़ा ध्यान से सुन लो, टेट्राड बनेगा कहां? जाइगोटीन में, जब बाइवेलेंट बना है, जब जोड़ा बना है, जब पेयरिंग हुई है, पर दिखेगा कहां? क्लियरली कहां दिखेगा? क्लियरली कहां दिखेगा? इस समय पर। असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये दोनों बहनें हैं, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, इनमें कार्बन कॉपी डीएनए, कल वाली क्लास पढ़ लेना भाई, वहां क्लियर किया था मैंने, अगर यहाँ कैपिटल बी है तो यहां भी कैपिटल बी है, सेम खबर है, यानी ये हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। इसी तरह ये भी बहनें हैं, ये दोनों, ये भी सिस्टर हैं, जब एस फेज था तब डीएनए डबल हुआ था, जो खबर इसमें है वही खबर इसमें है, लेकिन ये दोनों क्या है, बड़ा ध्यान से देखना जो मैं बना रही हूं, ये दोनों क्या है, ये और ये, एक व्हाइट और एक येलो, ये बहनें नहीं है, येलो वाला क्रोमोसोम स्पर्म से आया है जब इस इंसान का जाइगोट बना था, और व्हाइट वाला क्रोमोसोम ओवम से आया है, जब इस इंसान के अंदर गैमीट बनना था, एस फेज हुआ, डीएनए डबल हुआ, तो दोनों येलो क्रोमैटिड्स में सेम खबर है और दोनों व्हाइट में सेम खबर है, पर एक येलो और एक व्हाइट में अलग अलग खबर हो सकती है, हो सकता है दोनों कैपिटल बी आए, हो सकता है दोनों स्मॉल बी आए, पर एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी भी हो सकता है, यानी ये बहनें नहीं हैं, ये हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, दोनों पर सेम कैरेक्टर के लिए खबर है, पर वो खबर अलग अलग हो सकती है। ये फंडा मैंने कल की क्लास में क्लियर किया है, जितने बच्चों को नहीं आ रहा है, जिन्होंने कल की क्लास नहीं पढ़ी है, आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे पढ़ें। बेटा आपको समझाने के लिए मैं इतने सारे स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट दोबारा से नहीं कर सकती हूँ, प्लीज, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। आप थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिंदगी में आपको भी अपनी लेनी पड़ेगी, ठीक है? डन है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अब सुनो ध्यान से, इस स्टेज में क्या होता है, बड़ा ध्यान से सुनो, ये दो बहनें हैं, इनमें सेम खबर है, ये दो बहनें हैं, इनमें सेम खबर है, ये पास पास आ गए हैं, एक एंजाइम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, तो होता क्या है, यहां पे और यहां पर एक गठान बनती है, नोड्यूल, उसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कहते हैं, और इस जगह पर वो एंजाइम एक कट लगाता है, तो इसका डीएनए इधर आ गया और इसका डीएनए इधर आ गया, हो सकता है इधर कैपिटल बी था, इधर स्मॉल बी था, तो अब इधर स्मॉल बी आ गया और इधर कैपिटल बी आ गया, इसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। वो एंजाइम पहले कट लगाता है, डीएनए काटता है, इधर का उधर करता है और उसे चिपका देता है, जोड़ भी देता है, उस एंजाइम को बोलते हैं रिकॉम्बिनेज, उस जगह को जहां पर क्रॉसिंग ओवर होनी है वहां बनता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। इसी के कारण हमारे जो गैमीट्स हैं वो पेरेंट सेल से डिफरेंट है, वेरिएशंस आ रहे हैं, इवोल्यूशन के लिए यही स्टेज जिम्मेदार है। तो मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यहां पर एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होगा, यहां पर एंजाइम मीडिएटेड, यहां एंजाइम लगेगा, अभी तक और कहीं एंजाइम नहीं लगा है, एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस होगा। कौन सा एंजाइम होगा वो? रिकॉम्बिनेज। भाई रिकॉम्बिनेशन करना है
तो रिकॉम्बिनेज एंजाइम, रिकॉम्बिनेज एंजाइम ये क्या करवाएगा, ये करवाएगा क्रॉसिंग ओवर, या इसी को कहेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम करके भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? इट इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन बिटवीन। अब रटने की जरूरत नहीं है भैया, सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एक्सचेंज होने से कोई फायदा भी नहीं होगा, वो तो खुद ही कार्बन कॉपी है। तो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। याद रखने की ट्रिक बताती हूं, पी से पेकाइटीन और ये पी बनाया, ये लो जी, ये आर बन गया, रिकॉम्बिनेशन, तो पी और आर। तो जाइगोटीन में साइनैप्स बना, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आए, बीच में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, यानी बाइवेलेंट टेट्राड फॉर्म हो गए। पेकाइटीन में क्रोमैटिड क्लियरली दिखे, यानी टेट्राड क्लियरली दिखा। एक एंजाइम आया रिकॉम्बिनेज और उसने क्रॉसिंग ओवर करवाई, यानी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज कराया, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज कराया। और ये क्रॉसिंग ओवर कहां पर होगी? एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जो जगह जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है बेटा, वहां एक गठान बनती है, तो उस एंजाइम को पता चल जाता है मुझे वहीं पर क्रॉसिंग ओवर करवानी है। तो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो बनेंगे जहां जहां, वहीं पर क्रॉसिंग ओवर होगी। साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर वही होगा जहां पर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे। तो इसी स्टेज में रिकॉम्बिनेशन होगा, इसी स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे, इसी स्टेज में रिकॉम्बिनेज एंजाइम का रोल आएगा। जल्दी से नोट करिए, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यानी इस पूरे पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन होगा। यानी बेटा थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे, थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे, तो ये जो येलो वाला क्रोमोसोम है इस पर आपको व्हाइट पार्ट दिखेगा, येलो वाले पे व्हाइट पार्ट दिखेगा, येलो वाले पे व्हाइट पार्ट दिखेगा, और जो व्हाइट वाला है, व्हाइट वाला, उस पर आपको येलो पार्ट दिखेगा, व्हाइट वाले पे येलो पार्ट दिखेगा, येलो वाले पे व्हाइट पार्ट दिखेगा, व्हाइट वाले पे येलो पार्ट दिखेगा। इस पूरे पेकाइटीन के कंप्लीट होते होते रिकॉम्बिनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पेकाइटीन। लिखिए, रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पेकाइटीन, बाय एंड ऑफ पेकाइटीन। पेकाइटीन एंड होते होते तक रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी अभी भी क्रोमोसोम्स जुड़े हुए हैं, लिविंग क्रोमोसोम्स अटैच्ड एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है अभी भी बेटा ध्यान रखो, अभी भी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, मौजूद है। रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय एंड, अभी भी सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, अभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, अब क्या होगा? अब ये पास पास क्यों आए थे मिस्टर एंड मिसेस? ये इसीलिए पास पास आए थे ताकि एक्सचेंज हो सके। ध्यान से देखो, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, ये हो गया जेनेटिक एक्सचेंज। अब इन्हें दूर दूर जाना है तो बीच की सीढ़ी घुलेगी। जैसे ही सीढ़ी घुलना शुरू हुई हम कहेंगे अगली स्टेज आ गई है, डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन। तो बेटा जाइगोटीन में वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, पेकाइटीन में भी रहता है, अब घुलना शुरू होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, वही जो सीढ़ी बनी थी, ब्रिज बना था, न्यूक्लियोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना था, ये जैसे ही घुलना शुरू होगा, इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज एनसीईआरटी की लाइन है, आई हुई है। तो अब बेटा
ये सीढ़ी जो है ये डिसॉल्व होना शुरू होगी, ये डिसॉल्व होना शुरू होगी। अब जब ये डिसॉल्व होना शुरू होगी तो देखो क्या होगा। सपोज करो ये सेल था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और टूट गई, और टूट गई, बस अब टूट खत्म होने वाली है, डिसअपियर होने वाली है। जो सेंट्रोसोम थे वो काफी पोल के पास आ गए हैं, बस थोड़ा सा डिस्टेंस और बचा है। अब सीढ़ी घुल गई तो अब देखो क्या होगा। सपोज करो ये एक क्रोमोसोम था, ये इसका जोड़ीदार था, बीच की सीढ़ी घुल गई है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 था, ये इसका जोड़ीदार था, येलो पे व्हाइट पार्ट आ गया था क्रॉसिंग ओवर के कारण, व्हाइट वाले पे येलो पार्ट आ गया था क्रॉसिंग ओवर के कारण। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, अभी ये पास पास थे ऐसे, अब सीढ़ी घुल गई, ये दूर होंगे। मैं क्या कह रही हूं, ये बाइवेलेंट के होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनमें रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, दे विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां अभी भी जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है? बेटा फिर से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो, क्योंकि डिसोल्यूशन हुआ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का, बाइवेलेंट के रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर बन रहा है, इसे बोलते हैं क्याज़मेटा। तो जैसे ही सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खुलेगा, टेंडेंसी ऑफ रिकंबाइंड, रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, रिकंबाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट, ऑफ बाइवेलेंट सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होंगे अब ये, क्योंकि सीढ़ी घुली है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, केवल जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक्सेप्ट एट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्सेप्ट एट पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां जुड़े हैं, बाकी जगह से हट गए हैं। तो जो रिकंबाइन हो चुके हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स बाइवेलेंट के, वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। क्यों सेपरेट होंगे? क्योंकि ये डिसॉल्व हो रहा है, लेकिन जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां नहीं होंगे, और इसके कारण एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनेगा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, उसे कहेंगे क्याज़मेटा, क्याज़मेटा इज फॉर्म्ड। तो बेटा डिप्लोटीन में क्या बनता है? डिप्लोटीन में क्याज़मेटा बनता है, क्याज़मेटा एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर बनेगा, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। क्यों बनता है क्याज़मेटा? ये भी असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, बट जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पर सेपरेट नहीं होते, इसीलिए क्याज़मेटा बनता है। तो लेप्टोटीन में ग्रेजुअली विजिबल है, कंपैक्शन कंटिन्यू है, जाइगोटीन में साइनैप्स बना है, पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और डिप्लोटीन में एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना है। ना अगर आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन कभी पढ़ा हो, हमारे अंदर जब फीमेल्स में अंडा बनता है, oogenesis होता है, तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में जन्म के पहले ही oocyte, प्राइमरी oocyte अटक जाता है, अगर आपको याद आ रहा हो, वरना मैं पढ़ाऊंगी बाद में। उसी कंडीशन में बर्थ होती है, प्यूबर्टी तक वही कहानी रहती है। यानी कुछ वर्टिब्रेट्स जिसमें हम भी आते हैं, oocytes जो हैं, जब प्राइमरी oocyte, जब अंडा बन रहा है, फीमेल गैमीट बन रहा है, उसमें डिप्लोटीन स्टेज कई महीनों से लेके कई सालों तक की हो सकती है। हमारे में तो बर्थ से लेकर, बर्थ के पहले से लेके फिर बर्थ, फिर 12-13 साल की प्यूबर्टी, तब तक डिप्लोटीन स्टेज अटकी रहती है। कितनों को याद आ रहा है जिन्होंने कभी ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर पढ़ा हो? तो इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, इसे बेटा इनवर्टिब्रेट कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इट मे लास्ट फॉर मंथ्स टू ईयर्स, कई महीनों से लेके कई सालों तक डिप्लोटीन स्टेज में अटका रह सकता है oocyte, oocyte। याद आ रहा है? चलो क्या बात है, ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना है बेटा, ये और ये और ये जो बना है, दिस इज क्याज़मेटा, दिस इज क्याज़मेटा, एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर। ये है जाइगोटीन, ये है पेकाइटीन, ये हो गई क्रॉसिंग ओवर, ये बन गया क्याज़मेटा। चल अब आ जाओ फाइनल स्टेज 1E, डाइकनाइसिस। डाइकनाइसिस, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इसके बाद प्रोफेज 1 खत्म हो जाएगा? यानी ये क्या है? ये है लेट प्रोफेज 1,
लेप्टोटीन थी अर्ली प्रोफेज 1, ये हो गया लेट प्रोफेज 1। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इसके बाद मेटाफेज 1 आ जाएगा, यानी इट रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज 1। इसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाएगा, एंड हो जाएगा, और मेटाफेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि लेट प्रोफेज की तरह है। लेट प्रोफेज की तरह मतलब क्रोमोसोम पूरे कंडेंस हो गए हैं, क्रोमोसोम्स फुल्ली कंडेंस्ड। लेप्टोटीन से कंडेंसेशन शुरू हुआ था और यहां तक आते आते प्रॉपरली कंडेंस हो गए हैं। दूसरा, सेंट्रोसोम अपने ऑपोजिट पोल्स पर पहुंच गए हैं और स्पिंडल अपैरेटस बना दिया है। माइटोसिस में हमने माइटोटिक स्पिंडल कहा था, तो यहां पर हम मियोटिक स्पिंडल कह देंगे, मियोटिक स्पिंडल फॉर्म्ड, मियोटिक स्पिंडल फॉर्म्ड। वही सब कुछ हो रहा है जो प्रोफेज के एंड में होता है। नाउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी गायब हो जाएगी, न्यूक्लियोलस पूरा गायब हो जाएगा। तो बाय एंड न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक्स डाउन। वही सब हो रहा है बेटा, गौर से देखो, जो प्रोफेज में हो रहा था माइटोसिस के अंदर, ब्रेक डाउन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। तो ये कुछ भी नहीं रटना, अगर आपने समझ लिया है ना चीजों को तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई मुश्किल नहीं है। स्पिंडल बन गया है, क्रोमोसोम पूरे कंडेंस हो गए हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस, ये सब कुछ गायब हो गया है। अब एक घटना और घटती है, समझिए। यानी जब आप ये वाला सेल देखोगे तो नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई नहीं, सेंट्रोसोम पूरे ऑपोजिट पोल्स पर है और प्रॉपर स्पिंडल बन गया है, लाइक दिस। अगर एनिमल है तो स्टार भी बनेगा। और दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो सपोज करो ये एक क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है, ये एक और क्रोमोसोम है। अभी स्पिंडल नहीं जुड़े बेटा, अभी स्पिंडल जुड़े नहीं है, वो मेटाफेज में जुड़ेंगे, हम सीखेंगे। येलो वाले पे व्हाइट पार्ट आ गया है, व्हाइट वाले पे येलो पार्ट आ गया है, यानी क्रॉसिंग ओवर ऑलरेडी हो चुकी है। तो ऐसा दिखा देती हूँ। अब बड़ा ध्यान से सुनो, यहां क्याज्मा खत्म हो जाएगा, इसका क्या मतलब है समझो, बड़ा ध्यान से सुनो, मजेदार बात। ये क्याज्मा था ना, ये ठीक है, ये कभी भी ऐसे झटके से अलग नहीं होते, ऐसे झटके से नो। चेन होती है ना, जिप, ऐसे। मतलब मान लो इस जगह क्रॉसिंग ओवर हुई है, मान लो इस जगह ये क्याज्मा बना, मान लो, तो ऐसे अलग नहीं होता बेटा, ये जिप की तरह होता है। ये ऐसे 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 फिर ऐसे, यानी एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर जो है क्याज्मा, ये टिप पर आएगा, टर्मिनल एंड पर आएगा, इसे बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मा, और फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे। यानी यहां पर जो एक घटना और घटेगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज्मेटा। क्याज्मेटा फॉर्म हुआ है, डिप्लोटीन इसके पहले ही फॉर्म हो चुका है। यहां पर वो जहां पे भी बना है, टिप पर आकर ऐसे अलग हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो, एक एक वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट कर लीजिए। डन है एवरीवन? बिल्कुल डन है। चलो देखो, एनसीईआरटी एक बार ओपन करो, आओ एनसीईआरटी ओपन करो। अब मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां मार्क कर रही हूं, चलिए आइए मार्क करिए मेरे साथ, करो 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 एनसीईआरटी, कम ऑन एवरीबॉडी। ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होना है तो गैमीट फ्यूज होंगे, 2 गैमीट, दोनों गैमीट में हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स है, मतलब 1 1 कॉपी है। गैमीट्स स्पेशल सेल्स से बनते हैं, डिप्लॉइड सेल से, मियोसाइट जिनमें मियोसिस होगा। ये रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, जिसके कारण हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे। इस तरह के डिवीजन को मियोसिस कहेंगे। मियोसिस से प्रोडक्शन होता है हैप्लॉइड फेज का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, और फर्टिलाइजेशन से वापस से डिप्लॉइड स्टेज आती है। मियोसिस होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिससे हैप्लॉइड गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं। मियोसिस में 2 सीक्वेंस में होंगे, 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन, 2 बार सेल डिवीजन, जिन्हें कहेंगे मियोसिस 1 मियोसिस 2, पर डीएनए डबल केवल एक ही बार होगा। मियोसिस 1 कब शुरू होगा? एक्चुअली G1 S G2, और S के अंदर जो पेरेंट क्रोमोसोम है, यानी डीएनए डबल हो चुका है, जिससे आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स बन चुके हैं। मियोसिस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, अब हम जानते हैं जाइगोटीन में ये पेयरिंग होगी, बाइवेलेंट्स बनेंगे। और मियोसिस के अंदर रिकॉम्बिनेशन होगा, अब हम जानते हैं पैकाइटीन के अंदर होंगे।
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक लाइन मार्क करिए। 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। मियोसिस 1 में ये, फिर साइटोकाइनेसिस 1, फिर इंटरकाइनेसिस, फिर ये, फिर साइटोकाइनेसिस 2। ना प्रोफेज 1 जो है वो माइटोसिस के प्रोफेज के कंपैरिजन में लॉन्गर है और मोर कॉम्प्लेक्स है। 5 फेजेस में डिवाइड कर रहे हैं बेटा। यहां पर क्रोमोसोम का बिहेवियर आधार है। लेप्टोटीन में पतले पतले क्रोमोसोम है, जाइगोटीन में क्रोमोसोम ने साइनैप्स बनाया, पेकाइटीन में क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर हुई, डिप्लोटीन में क्रोमोसोम्स के बीच में क्याज्मा बना, डाइकनाइसिस में क्रोमोसोम्स पूरे सेपरेट हो गए, टर्मिनलाइजेशन हो गया। आया उस लाइन का मतलब समझ आया? लेप्टोटीन में लाइट माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स धीरे धीरे विजिबल होते हैं और लगातार क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट हो रहे हैं। इसके बाद आएगी जाइगोटीन। इस समय पर पेयरिंग स्टार्ट होगी होमोलोगस क्रोमोसोम की, इसे कहेंगे साइनैप्स। इस पेयरिंग के लिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं फॉर्मेशन होगा साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का। ये जो पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का, इसे बाइवेलेंट या टेट्राड कहेंगे। हालांकि मोर क्लियरली विजिबल टेट्राड अगली स्टेज यानी पेकाइटीन में होगा। पहली 2 स्टेजेस यानी लेप्टोटीन और जाइगोटीन थोड़ी छोटी हैं बजाय की पेकाइटीन के। पेकाइटीन के अंदर चारों क्रोमैटिड्स 2 और 2 बहुत क्लियरली डिस्टिंक्ट है, क्लियरली अपीयर है टेट्राड की तरह। यहां पे सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेंगे, वो जगह है जहां पर क्रॉसिंग ओवर होने वाली है। क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम काम करेगा। क्रॉसिंग ओवर के बाद में ये बाय द एंड ऑफ पेकाइटीन खत्म होगी और अभी भी क्रोमोसोम्स आपस में जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हुए हैं। अब साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होना शुरू होगा यानी डिप्लोटीन स्टार्ट हो गया है। और जैसे ही ये सीढ़ी खुलेगी, जो रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं बाइवेलेंट के, वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे। वो जब वो एक दूसरे से सेपरेट होंगे एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, उसके कारण एक्स शेप्ड का स्ट्रक्चर बनेगा जिसे क्याज़्माटा कहते हैं। कुछ वर्टिब्रेट्स के ऊ साइड बनते टाइम डिप्लोटीन महीनों से सालों हो सकती है, इंक्लूडिंग अस। प्रोफेज 1 की फाइनल स्टेज है टर्मिनलाइजेशन, जिसमें होगा डाइकनाइसिस। इसमें टर्मिनलाइजेशन होगा, क्रोमोसोम पूरे कंडेंस हो जाएंगे, पूरा स्पिंडल बन जाएगा और एंड तक आते आते न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाएगा, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, यानी अब आएगा मेटाफेज 1। एक एक वर्ड क्लियर हुआ, एक एक शब्द समझ में आया बेटा, एक एक शब्द समझ में आया। ये समझ में आया क्रोमोसोम बिहेवियर के बेसिस पे कैसे हैं, कुछ भी नहीं रटना है। अब मुझे ये बताओ कि अभी प्रोफेज 1 के एंड में अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोफेज 1 के एंड में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डीएनए के अमाउंट और क्रोमोसोम नंबर पे क्या फर्क पड़ा, तो आपको मैम कोई फर्क नहीं पड़ा, केवल थोड़ा थोड़ा बिहेवियर बदला है। यानी अभी भी 2n = 4 टोटल 4 क्रोमोसोम्स ही है और अभी भी जो डीएनए डबल हुआ है टोटल 4c डीएनए ही है। अभी क्रोमोसोम नंबर और डीएनए जो डबल हुआ है उस पर अभी कोई असर नहीं हुआ है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आइए हम 3D डायग्राम भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये बेटा एनसीईआरटी में आप खुद से देख लेना, इसमें क्रोमोसोम नंबर जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहता है, हालांकि एक बार रिड्यूस होता है, आधा फर्टिलाइजेशन से रिस्टोर होता है और वेरिएबिलिटी बढ़ती है जो एवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मियोसिस के एंड में है, आप घर पे मार्क कर लेना, मैंने पूरा पढ़ा दिया। चल आ जाओ जी, ये रहा आपका क्वेश्चन, करिए ट्राई। चैट्स मत देखिए, आज पता नहीं कैसे इतने सारे स्पैमर्स घुसाए हैं, शायद बारिश हो रही है तो बरसाती कीड़े हैं ये जो आ गए हैं, बारिश के कीड़े आ गए हैं। अरे चेक पॉइंट्स कल पढ़ा दूंगी यार। पैराडॉक्सिकली का मतलब कॉन्ट्रास्टिंग। सुन लो सब यहां पे, इस वर्ड से बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा। इसका मतलब होता है कॉन्ट्रास्टिंग। ये कहना चाह रहे हैं कि हालांकि क्रोमोसोम नंबर आधा होता है, फिर भी कह रहे हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर सेम रखने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि हाफ होगा तभी तो फर्टिलाइजेशन के बाद डबल होके सेम हो रहेगा, ये मतलब है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही आधा कर रहा है, ये हाफ कर रहा है क्रोमोसोम नंबर गैमीट में, पर इसी कारण से अल्टीमेटली सेम रहेगा। तो बिगिनिंग कैसे होगी, बिगिनिंग डिसोल्यूशन होगा और उसके कारण से फिर टेंडेंसी होगी। तो beginning is recognized by dissolution of synaptonemal complex. Beginning is recognized by dissolution of synaptonemal complex.
ठीक है, देख लो यहां पे, उसके कारण टेंडेंसी होगी। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तीनों आ जाएगा ना, अच्छा बोथ दिया है ना, वेट वेट वेट, बोथ दिया है तो फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ। 55% ने सही दिया है, ऐड करके दिया है एनसीईआरटी में, बिल्कुल सही है। चलो ये करो ट्राई, करिए ट्राई करिए, फोर्थ आएगा, फोर्थ। एनसीईआरटी में दिया है ना, बिगिनिंग इज रिकॉग्नाइज्ड बाय dissolution of synaptonymal complex and tendency of recombined homologous chromosomes to separate from each other। सेपरार्ड का क्या मतलब है, 4 तो क्रोमैटिड्स हैं ऐसे 4, और 2 क्रोमोसोम्स हैं, तो क्रोमोसोम तो 2 हैं, हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स हैं। 66% ने सही दिया, बहुत बढ़िया जॉन, राजशाही, शिवांश, वेरी गुड। ये करो बेटा, इस आज की क्लास से एक क्वेश्चन कॉमनली आता ही आता है, या तो मैच द कॉलम दे देंगे या कोई पर्टिकुलर स्टेज पर पूछ लेंगे, एक क्वेश्चन आता ही आता है। यहाँ पे करेक्ट मैच बताना है। एस फेज में डीएनए डबल होता है, ए करेक्ट है तो ये नहीं हो सकता, बी देख लो। जाइगोटीन में साइनैप्स होता है, ये आंसर होगा। डिप्लोटीन में नहीं, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटीन में होती है, डिप्लोटीन में तो क्याज्मा बनता है। मियोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होगा, हैप्लॉइड में नहीं होगा, ऑलरेडी एक एक कॉपी है, आधी आधी थोड़ी ना काटेंगे। और G2 को नहीं, G0 को बोलते हैं क्वाइसेंट स्टेज। इसका आंसर हो जाएगा 1। 66% ने सही दिया, प्रियांशु, संदीप, वेरी गुड। चल ये करो ट्राई करिए। आई थिंक कुछ वेदर के कारण शायद टेक्निकल इशू आ रहा है, लैग हो रहा है, लेजेंड की क्लास में भी लैग हुआ, बच्चों ने बताया है। विच इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ मियोसिस, यानी मियोसिस के बारे में फॉल्स पूछा है, 2 बार डीएनए डबल नहीं होता, आंसर यही हो जाएगा। ये होता है, ये अभी मैं पढ़ाऊंगी, और ये भी होता है। आपको नहीं भी आता तो भी ये आंसर आ जाएगा। 71%, कशिश, फ्यूचर डॉक्टर, प्रियांशु, वेरी। ये बताओ, करिए ट्राई करिए। ये डायग्राम से क्या देखने को मिल रहा है, ये सिस्टर है, ये सिस्टर है, पर ये दोनों नॉन सिस्टर है, और नॉन सिस्टर के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, व्हाइट पे ब्लैक आ गया, ब्लैक पे व्हाइट आ गया, यानी ये क्रॉसिंग ओवर है। और क्रॉसिंग ओवर केवल प्रोफेज 1 में होती है, प्रोफेज 1 में, मियोसिस में होती है, माइटोसिस में तो लेना देना ही नहीं है। 76%, अमनदीप, संचिता, ईशिका, वेरी गुड बेटा। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्रॉसिंग ओवर करो, ट्राई करो। चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। लेप्टोटीन में क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल, दिखने लगते हैं, ग्रेजुअली दिखने लगते हैं, तो ए रॉन्ग है, और हमसे करेक्ट पूछा, ये नहीं होगा। बी मत देखो, बी दोनों में, सी देखो, नहीं। डिसोल्यूशन जो है ये डिप्लोटीन में होता है, सी रॉन्ग है, जरूरी आंसर होगा। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है, सही है। डायग्नाइसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है, सही है। और ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। टेक्निक देख रहे हो कैसे सॉल्व कर रही हूं मैं, 46% ने सही दिया है, जैसिका, सुधांशु, कशिश, वेरी गुड। चल एक क्वेश्चन और बेटा, ये आया हुआ है PYQ, कई बार आया हुआ है ये क्वेश्चन ऐसा, करो ट्राई। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट सीक्वेंस। अब यहां लिख लो पहले, क्रॉसिंग ओवर पेकाइटीन में होगी, साइनैप्स जाइगोटीन में होगा, टर्मिनलाइजेशन डाइकनाइसिस में होगा, और न्यूक्लियस भी गायब, न्यूक्लियोलस भी डाइकनाइसिस में होगा। तो सबसे पहले तो 2 होगा, सबसे पहले तो 2 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद 1 होगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एंड में जाकर गायब होती है, एंड में, यानी पहले टर्मिनलाइजेशन होगा और फाइनली ये गायब होगी, फाइनली ये गायब होगी। इसीलिए मैंने नोट्स में भी क्लियरली लिखा है एंड में। तो 36% ने केवल सही दिया। प्रियंका, कशिश, अमनदीप, श्वेता, देखो कहां पे गड़बड़ हुई है, जरा देखो कहां पे गड़बड़ हुई है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करिए जल्दी से, फिर एक मजेदार कहानी के साथ आज की क्लास को एंड करेंगे। साइनैप्स होता है जाइगोटीन, साइनैप्स जाइगोटीन, तो ए का 2 है, ये आंसर नहीं हो सकता है। आरएनए, प्रोटीन, ये सब G1 G2 में बनते हैं, तो यहां ये G2 हो जाएगा, तो बी का है 3, ये नहीं हो सकता। एक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेज, ये होगा पेकाइटीन में जब क्रॉसिंग ओवर होनी है, तो सी का 5 होगा, ये रहा आंसर। जरूर डी का 4 होगा। ये अभी पढ़ाया नहीं है, ये अभी पढ़ाया नहीं है बेटा मैंने, ये अभी पढ़ाया नहीं है, ये एनाफेज 1 होता है, ये कल पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है। पर आंसर तो आ जाता आपका। 33% ने केवल सही दिया, पता नहीं क्यों भाई। सुरुति, अजीत, सुशांत, ज्योति, वेरी गुड। चल मजेदार क्वेश्चन करते हैं, इसे आप अपने नोट्स में भी ऐड करेंगे, ये आपका होमवर्क है। करिए ट्राई, करो ट्राई करो। जूलॉजी की क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट वीक।
3.2। ध्यान से करो, ट्राई करो, कोशिश करो, कोशिश करो। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस 2 प्रोडक्ट अगर मियोसाइट में 30 ग्राम डीएनए है, पिकोग्राम G2 में। देखो G2 के अंदर अगर 30 है तो S में कितना होगा 30, यानी G1 में कितना होगा 15, क्योंकि S में डबल हुआ होगा, यानी पेरेंट सेल में भी कितना होगा, पेरेंट सेल में 15। इतना तो अपने को पता चल गया, ठीक है। अगर G2 में 30 है मतलब ओरिजिनल सेल में 15 होगा, तभी S में डबल हुआ होगा, तो G2 में भी डबल वाला होगा। अब मियोसिस 2 के बाद क्या होता है, मियोसिस 2 के बाद डीएनए हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 के बाद डीएनए हाफ हो जाता है। हाफ किसका हाफ, हाफ ऑफ पेरेंट, पेरेंट से आधा हो जाता है, पेरेंट से आधा। यहां पेरेंट का 15 है, यहां पेरेंट का 15 है, यानी 15/2 यानी 7.5 पिकोग्राम ही रहेगा। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर बेटा, अगर मैं, आपने क्या किया, आपने 30 का आधा कर दिया, आपने सीधे 30 का आधा कर दिया। ज्यादातर स्टूडेंट्स 15 आंसर दे रहे हैं। बेटा पेरेंट से हाफ होता है, 2C पेरेंट था उसका हाफ हुआ था, ये तो 4C है, 30 तो 4C के बराबर है बेटा, ये तो 4C के बराबर है, ये 2C है, ये 2C है, और इसमें तो C ही रह जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम रखूं, मियोसिस 1 कर दूं, तो आंसर क्या होगा, मियोसिस 1 के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी मियोसिस 1 के बाद जो डॉटर सेल्स बनते हैं, उनके अंदर डीएनए सेम एज पेरेंट, पेरेंट के जितना रहता है, तो मेरा आंसर आता 15 पिकोग्राम। आया समझ में? जल्दी से मुझे यस या थम्स अप दे दो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, और ये समझ आएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी केवल 15% ने सही दिया है। सुंदरम, संचिता, आस्था, प्रियंका, डियर, वेरी गुड। चलिए आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। करिए, आए मजे आए। 30 G2 में है, यानी ओरिजिनल में 15 है, तो मियोसिस 1 के बाद 15 ही रहेगा, लेकिन मियोसिस 2 के बाद और हाफ हो जाएगा 7.5। चलिए, मियोसिस के अंदर पहला रिडक्शनल है, सेकंड इक्वेशनल है। फर्स्ट रिडक्शनल है मियोसिस 1 और सेकंड इक्वेशनल है। 85% ने सही दिया। पिंटू, वैदिक, पूजा, रुडर, वेरी गुड। आओ एक क्वेश्चन और करते, करेंगे करेंगे क्वेश्चन तो करेंगे, उसके बिना कैसे मजे आएंगे। करेंगे अभी 1 2 3 4 5 क्वेश्चन और हैं इसके बाद। करिए ट्राई, ध्यान से करना, ध्यान से। डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 8 है, मतलब 2n = 8। तो मियोसिस 1 के एंड में डॉटर सेल के अंदर कितने क्रोमैटिड होंगे? ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा कोई बात नहीं। देखो 2n = 8 है, मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हाफ, यानी n = 4 हो जाएगा। यानी मियोसिस 1 के बाद में 4 क्रोमोसोम्स रहेंगे एक डॉटर सेल में। इन ईच डॉटर सेल 4 क्रोमोसोम्स रहेंगे, 4 क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम 4 रहेंगे, क्रोमोसोम्स, पर क्रोमैटिड 8 रहेगा, क्रोमैटिड 8 रहेगा। मैं सिखाऊंगी, केवल वो बहने वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अलग अलग हो जाते हैं। बेटा क्रोमोसोम 4 हैं, क्रोमैटिड डबल होगा तो 8 हो जाएंगे। केवल 20% ने सही दिया। अविनाश, अजीत, रिनिता। चलिए एक क्वेश्चन और, ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। ये क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। इसे भी अपन नोट्स में ऐड करेंगे, ऐड एंड नोट्स। ये दोनों क्वेश्चंस आपके नोट्स में जाएंगे, ये वाला और इसके पहले वाला। चलो, मियोसिस में वेरिएशंस आएंगे, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर आधा होगा, तभी वो सेम रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन। 80% ने सही दिया। वैदिक, पिंटू, कुणाल, वेरी। बेटा कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। ये क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को दोबारा करना, बनेगा, डरो मत, घबराओ मत, सारे क्वेश्चंस बनेंगे, पक्का वादा है। करो ट्राई। हाउ मेनी सेल्स मियोटिक डिवीजन हैज टेकन प्लेस अगर टोटल स्पर्म्स 32 बने? माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं, पर मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं, तो 4 स्पर्म्स बनेंगे 1 मियोसिस से। जब 1 मियोसिस होगा तो 4 बनेंगे, तो 32 स्पर्म्स बनने के लिए 8 मियोसिस लगेंगे। हर मियोसिस से 4 बनेंगे, तो 8 4 जा 32। बेटा 16 आंसर क्यों दे रहे हो? 32% ने केवल सही दिया। रेनिता, रिशांक, तानु, वैष्णवी। क्यों भाई?
एक से चार बन रहे हैं, मियोसिस। अगर ये माइटोसिस होता तो 16 होता, 16 से 32, राइट। चलो चलो ये करो, ट्राई करिए, ट्राई करिए, करो ट्राई। 200 एग यानी फीमेल गैमीट बनाने हैं, और 200 पोलन, मतलब आप तो पोलन, चलो एक से चार बनते हैं, पोलन में भी वही रहता है, एक से चार, एक मम्मी से चार बनते हैं। देखो यहां तो 200 है, तो 50 चाहिए, 50, ठीक है, 50, तो 50 से 4, 50 इंटू 4, 200, 50। और यहां बेटा मैं आपको सिखाऊंगी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं कि वन मियोसिस से वन फीमेल गैमीट बनता है। एक्चुअली होता क्या है, वन मियोसिस जो होता है उससे 4 सेल्स बने, उनमें से 3 मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और एक ओवम बनता है, एग सेल। यानी ओवम आपको जितने बनाने हैं उतने मियोसिस लगेंगे। स्पर्म में ऐसा नहीं होता, मेल गैमीट 1 से 4 ही बनेंगे, पर फीमेल के अंदर ऐसा होता है, फीमेल के अंदर 1 से 1 बनता है। तो 200 के लिए 200 चाहिए, 100 के लिए 100, 200 के लिए 200, 500 के लिए 500, ऐसा समझ लो। 30% ने सही दिया, अथर्व, आर्यन, ज्योति, मिशिका, वेरी गुड। आइए 2024 का क्वेश्चन, इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, ये तो करने की बनती है बॉस, ये तो करने की बनती है। करिए, ट्राई करिए, 2024 का क्वेश्चन, 2024 का क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगी, वो भी 2024 का है। बस आज की क्लास से 2 क्वेश्चंस आए हैं, आज की क्लास से 2 क्वेश्चंस आए हैं, छुट्टी छुट्टी मत करो। क्रोमोसोम ग्रेजुअली विजिबल होंगे लाइट माइक्रोस्कोप में ड्यूरिंग लेप्टोटीन, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली ट्रू। 65% ने सही दिया, मोहम्मद जफरिया, सूरज, जॉन, मानिक, अबू, वेरी गुड। चलिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था मैच द कॉलम, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये लो 2024 का एक और क्वेश्चन, 2024 में आज की क्लास से 2 क्वेश्चंस आए हैं। करिए ट्राई, कहीं से भी शुरू कर दो, ए से देख लो। डाइकनाइसिस, टर्मिनलाइजेशन, डाइकनाइसिस, टर्मिनलाइजेशन, खेल खत्म। ये लो आंसर आ गया। पेकाइटीन में रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनेगा, जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, लेप्टोटीन में देखो एनसीईआरटी में नहीं है, पर पतले पतले धागों की तरह दिखते हैं। देखें कितने लोगों ने सही करा है, 77% ने सही किया, बहुत बढ़िया। राजशाही, प्रियंका, अभिषेक, पूनम, जॉन, वेरी गुड वेरी गुड। आइए आपका लीडर बोर्ड देखते हैं। वैष्णवी फर्स्ट है, 14 आउट ऑफ 16, आर्यन, ज्योति, सेलिना, आदित्य, मिशिका, रिधि, अथर्व, बसम एंड हिमायन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा यहाँ पे ना लेप्टोटीन में एक वर्ड चेंज कर लो, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हम एनसीईआरटी का ही वर्ड लिख लेते हैं, ग्रेजुअली विजिबल लिख लो इसे, ग्रेजुअली विजिबल। धीरे धीरे क्रोमोसोम्स दिखना शुरू होंगे, धीरे धीरे क्रोमोसोम्स दिखना शुरू होंगे, क्योंकि वो कंडेंस होते जा रहे हैं। तो इजिली की जगह इसे ग्रेजुअली कर लीजिए, ग्रेजुअली विजिबल। चल अब बस एक वीडियो दिखाती हूं आपको, छोटा सा, बाकी कल देखेंगे इसका मेन वीडियो। चल देखिए, ऐसे है क्रोमैटिन धागा, क्रोमैटिन ऐसा है। अब ये धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होना शुरू होगा प्रोफेज 1 की लेप्टोटीन स्टेज के अंदर, और फाइनली कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स बनेंगे। हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड है जो सेंट्रोमियर पर अटैच्ड है। ये एस फेज में डीएनए डबल होने के कारण हुआ है। अब ये अपने पार्टनर्स को ढूंढेंगे, ये और ये होमोलोगस है, ये और ये होमोलोगस है, मिस्टर और मिसेस पास पास आ रहे हैं, इनके बीच में सीडी बनी, ये बाइवेलेंट या टेट्राड बना, ये साइनैप्स बना, ये जाइगोटीन स्टेज हो गई है। और अब यहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, यहां पे होमोलोगस क्रोमोसोम पर जीन्स हैं, अलील्स हैं, ऐसा समझ लीजिए। और अब रिकॉम्बिनेज एंजाइम आएगा, और रिकॉम्बिनेज एंजाइम कट लगाकर एक्सचेंज करवाएगा जेनेटिक मटेरियल को, और जोड़ भी देता है, चिपका भी देता है। ये देखिए, रेड वाले का ब्लू पे आ गया, ब्लू वाले का रेड पर आ गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई है। इस तरीके से देखिए, ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है, ये बाइवेलेंट्स हैं और इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। यही वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे अंदर, ठीक है। तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, हम कल की क्लास में मिलेंगे। मैंने आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर बना दिया है, आई होप इम्यूनिटी बूस्टर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं। होमवर्क मैंने आपको बताया था कि डीपीपी 3, एक डीपीपी कल भी आएगी सैटरडे को, आज जो डीपीपी आएगी उसे सॉल्व करना रहेगा आपको। और कल की क्लास के लिए माइटोसिस पढ़कर आना, माइटोसिस रिवाइज करके आना, क्योंकि मियोसिस 2 इज इक्वल टू माइटोसिस है, तो वो मैं आप ही से पूछने वाली हूं।
मैं आपको मेटा फेज 1, एना फेज 1, टीलो फेज 1 वो डिटेल में पढ़ाऊंगी। कैसी लगी आज की क्लास? ऐप पे जरूर कमेंट करना, आपके 2 मिनट लगेंगे, मेरे लिए ग्रेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन होगा। और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद आपको समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर, पॉडकास्ट सब कुछ कल मिल जाएगा। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। स्टोरी कल पक्का।